करवा रहे थे ना, इंडस्ट्री, उसी में ऐड करेंगे मिनरल्स। क्या हुआ? मेरे लिए तो ठीक है, यहाँ से देखिए। हाँ, गर्मी तो आ गया है ना, अब एसी का गर्मी आ गया। कहाँ तक लिखवाए थे इंडस्ट्री में? पहले आप लोग अच्छे से बैठ जाइए, उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री को आज इंडिया और बिहार दोनों वाला ख़त्म करेंगे। क्लस्टर जो पिछले क्लास में दिखाए थे और आप लोग को लग रहा था कि ये क्या दिखा लिया गया, आज उसको भी ख़त्म करना है। उसके बाद मिनरल्स करवाएंगे, इसी ग्राफ पे क्या करवाएंगे, मिनरल्स कराएंगे। ठीक है, ये क्या है, क्लस्टर, क्लस्टर करवाएंगे। कहाँ तक लिखवाए थे पहले ये बताइए, तब इसको हम लोग शुरू करेंगे। पॉलिसी तक ही हुआ था? अच्छा ठीक, इंडिया में 9 क्लस्टर्स हैं, उसको लिखवाएंगे अभी। पॉलिसीज़ के बाद पूरा लिखवाएंगे। बिहार में कितना है? बिहार में 9 क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर का मतलब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जहाँ पर हाँ एक जगह लगा रहता है। ठीक है, तो बिहार में 9 है और भारत में 8 है। वो वही फ़ोटो बना था जो कि आप लोगों को लग रहा था कि क्या किया हुआ। ठीक है, गुजरात वाले रीजन में है, दिल्ली वाले रीजन में है, मुंबई वाले रीजन में है, बेंगलुरु और चेन्नई वाले रीजन का है एक। आराम से करवाएंगे और आराम से ऐसी फ़ोटो भी बनाना है। केरला वाले रीजन में है, यहाँ हुगली वाला, बंगाल वाला रीजन में दिखाई देगा, छोटा नागपुर रीजन में आपको बहुत सारा उद्योग धंधा दिखाई देगा, और विशाखा क्या हो गया? रिमोट मिल गया एसी का? एसी का रिमोट मिल गया? अच्छा, चलिए इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन पहले लास्ट क्लास में जहाँ से हुआ था, ठीक है, ग्रुप सिर्फ हम बांटे थे और आपको बताए थे कि भारत में अभी जो है वो औद्योगिक जो है वो औद्योगिक नीति 4.0 आ गया है, मतलब चौथा आ गया है। तो 3 लिखवा चुके थे, 3 लिखवाए थे ना, कि कैसे इंडस्ट्री की शुरुआत हुई स्टीम इंजन के साथ। देखिए कॉपी देखिए कहाँ तक लिखवाए हैं, तब वहाँ से रिलेट करेंगे। अच्छा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताए हैं कि 4 आया है। लाइए सुधांशु कॉपी लाइए तो, ताकि मैच कर पाए और उसके आगे का लिखवा दे। आपको पास कीजिए सर। कुछ होमवर्क भी दिए थे क्या? क्या दिए तो थे मैम, आज नहीं बना होगा तो क्लास नहीं चलेगा। चलिए, क्लाइमेट चेंज अच्छे से लिखे हैं। ठीक है, देखिए इंडस्ट्री शुरू किए थे और लिखवाए थे कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री होता है, जो कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से जो इंडस्ट्री ग्रो करे, कृषि के उत्पादों से, कच्चे मटेरियल से जो इंडस्ट्री
डेवलप करे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। कोई भी चीज़ जो शब्द आगे लगा हो, जैसे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, तो क्या समझेंगे, वैसा इंडस्ट्री जो फॉरेस्ट के रॉ मटेरियल से क्या होगा, उस प्रोडक्शन होगा। मैंने कहा था ना, इंडस्ट्री क्या होता है कि रॉ मटेरियल को, किसी भी कच्चे माल को विक्रय करने योग्य सामान्य बनाना ही क्या है, इंडस्ट्री है। यही प्रोसेस में कौन काम करता है, इंडस्ट्री काम करता है। तो उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो किसी भी शब्द में जो भी लगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हम लोग इंडस्ट्री बना रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब क्या कि मिनरल्स जो होता है, मिनरल का मतलब खनन से, जमीन से जो हम लोग निकाल करके ला रहे हैं मिनरल्स, उससे अगर इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, जैसे स्टील हो गया, है ना, दो टाइप का होता है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक का मतलब क्या हो गया, जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, मेटेलिक है। नॉन मेटेलिक कैसे, जैसे बिहार में नॉन मेटेलिक इंडस्ट्री जो है वो है, जैसे सीमेंट उद्योग बिहार में, चूना पत्थर का उद्योग रोहतास और कैमूर वाले रीजन में, ये वाला यहाँ पर अभी हम बनाएंगे, सोन बेल्ट इसको कहते हैं, सोन घाटी रीजन। तो विंध्य की पहाड़ी से यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा रॉ मटेरियल। एक क्वेश्चन भी पूछा था 67 मेंस में, हमेशा उद्योग से क्योंकि पिछड़ा है भारत भी, आप देखिएगा 3 सेक्टर होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कहीं पर भी किसी भी अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर्स होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये भारत का मैप कुछ इसी प्रकार का है कि भारत में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो टर्शियरी सेक्टर अपने अंदर एरिया लिया हुआ है, देख रहे हैं एरिया, टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, देन प्राइमरी और देन सेकेंडरी। कहने का मतलब क्या है कि सेकेंडरी का सेक्टर जो है जिसमें कि उद्योग और विनिर्माण आता है, उद्योग और विनिर्माण का मतलब चीज़ों को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। तो उद्योग और विनिर्माण वाला जो सेक्टर है वो हमेशा क्या है, पोर्शन में कम है, ठीक है। लेकिन जबकि इसको क्या रहना चाहिए, हम लोग इसीलिए रोजगार कम क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग नहीं है, बिहार में भी नहीं है और भारत में नहीं है। लेकिन भारत में जितने राज्य और यूनियन टेरिटरी है उसमें भी सबसे पिछड़ा उद्योग में कौन है, बिहार है। तो इसीलिए बिहार बेस्ड जो एग्जाम होता है उसमें क्या करता है, उद्योग से क्वेश्चन पूछता है कि कितना उद्योग था, ठीक है, कब रिफॉर्म आया, अभी कौन सा कुछ अगर चल रहा है तो न्यूज़ में, जैसे कि ज्ञान भवन पटना में अभी क्या हुआ था, इन्वेस्टर मीट्स का आयोजन हुआ था। बिहार सरकार क्या कह रहा है कि जल्दी से उद्योग बढ़ाना है, तो उद्योग बढ़ाना है तो सबको बुलाना होगा, पूंजीपतियों को, कि आइए और यहाँ पर क्या कीजिए, निवेश कीजिए। तो उसके लिए एक वर्ड आता है इन्वेस्टर मीट्स, कि आइए और बिहार में क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। तो अडानी ग्रुप आया था, अडानी ग्रुप 2000 करोड़ का इन्वेस्ट करने की बात किया है, कौन कौन से सेक्टर में, ऊर्जा के सेक्टर में, ठीक है, ऊर्जा के सेक्टर में सीमेंट लगाएगा, मतलब ऊर्जा से रिलेटेड काम करेगा, और ये भवन निर्माण संबंधी सीमेंट उमेंट का काम करेगा। उसी तरीके से हल्दीराम स्नैक्स सुने होंगे, वो गया तो वो हल्दीराम नाम से ही जाएगा तो क्या करेगा, फूड प्रोसेसिंग। बिहार जो है ना वो कृषि उत्पाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या है कि आप देखिएगा कि ये बिहार है, नॉर्दर्न इंडिया यहाँ पर पड़ता है, ये बिहार वाला क्षेत्र है, ये वाला बिहार वाला ये एरिया है। तो ये क्या हम लोग देख रहे हैं कि भारत नॉर्दर्न इंडिया में, यानी कि ये नॉर्दर्न प्लेन है, वहाँ पर बिहार आता है, वहाँ पर बिहार है यहाँ पे। और ये क्या है, उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ फर्टाइल लैंड है। और थोड़ा सा ज़मीन जो है वो मिनरल्स वाला या पठारी क्षेत्रों वाला आप कहिएगा, जो झारखंड से सटा हुआ एरिया है, बस वही है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चट्टानी एरिया मिल जाएगा। नहीं तो पूरा का पूरा बिहार क्या है, प्लेन है, पूरा का पूरा बिहार क्या है, प्लेन है, यानी कि मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र है तो मैदान में क्या होता है, फसल अच्छा उगता है, पूरा नॉर्थ बिहार भी और साउथ बिहार भी है, ठीक है। तो मैदानी एरिया है, तो यहाँ पर हम लोग अच्छा, ये किसके लिए अच्छा है, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और हम लोगों ने एग्रीकल्चर में इसको क्या किया है, बांट दिया है, एग्रीकल्चर 1 इसी मैप में क्या किया है, बांट दिया है। एग्रीकल्चर 1 सेक्टर है ये, ठीक है, वेस्टर्न वाला, वेस्टर्न बिहार वाला जो है, ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्रीकल्चर, यही सब क्वेश्चन पीटी में पूछता है, और सब आप लोग कहते हैं कि नहीं आया। ये वेस्टर्न जो बिहार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नॉर्थ वेस्ट वाला बिहार, चंपारण वाला रीजन जो दिखा रहा है, इसको हम लोग एग्रो जोन 1 कहते हैं। ये 1 जोन है, ये जो है, ये जो बाकी शेष बचा ये है एग्रो जोन 2, ये एग्रो जोन 2 है। और ये पूरा का पूरा जो दक्षिण बिहार है ना वो तीन है, एग्रो जोन 3। लेकिन 3 में भी क्या हुआ, 3 का ए और 3 का बी बांटा हुआ है, ठीक है। 3 में भी क्या हुआ, थोड़ा सा लिखवा देते हैं, इससे ना क्वेश्चन पूछता है हर बार। ये पेज हम फिर ले आएंगे मिनरल्स वाला, थोड़ा सा ये एग्रो बेस्ड लिख लीजिए तो
समझाने के क्रम में अगर बात आ ही गया है तो यहाँ से हर बार ही क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये है गंगा रीजन। बिहार को कभी भी बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, बीच से गंगा रीजन को बांटेंगे और लिख देंगे कि ये क्या है, गंगा बनाए हैं, क्योंकि एज इट इज़ तो बिहार बन नहीं रहा है ना। बिहार का मैप तो बस ऐसे ही खींच रहे हैं, 1 सेकेंड लग रहा है। ये बिहार है, ये गंगा है, हर जगह दर्शा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अगर कोई भी ये कोई मैप है तो ये बिहार का ये वाला भूमि नॉर्थ, ये वाला साउथ, इधर वाला वेस्ट और इधर वाला ईस्ट होता है। और गंगा जो है वो बिहार को 2 भागों बराबर भागों में इधर बांटती है। ऊपर वाला चूँकि गंगा के नॉर्थ साइड है, ठीक है, चूँकि गंगा के नॉर्थ साइड है ऊपर वाला, तो इसीलिए ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न बिहार का रीजन। ये नॉर्दर्न बिहार है, यानी उत्तरी बिहार है। ये क्या है, उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार है। और उसी प्रकार से गंगा के दक्षिण वाला ये पूरा का पूरा रीजन है, तो इसको हम लोग सदर्न बिहार बोलते हैं, सदर्न बिहार बोलते हैं। इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट को देख लीजिए ना कि कुछ भी बनाना हो, कुछ भी बिहार पूछे आपको ये बना देना है, लिख देना है। क्यों, प्रेजेंटेशन सुंदर लगता है, ठीक है। और कैसे बनाना, चुटकी में जो होता है ना कि अभी देखिए बात करते करते ये खिंचा गया, लेकिन बिहार ऐसा नहीं दिखता, मतलब एकदम हूबहू ऐसा थोड़ी दिखेगा। बस आपको बना देना है, उसको पता चल जाना चाहिए कि बिहार बन रहा है, ठीक है। तो बिहार बनेगा तो कैसे, तो ऊपर यहाँ का एरिया थोड़ा सा निकला हुआ है और यहाँ पे थोड़ा दबा हुआ है, बीच में आपको क्या करना है, गंगा बना देना है। और ये शेप कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा निकालना है और ये यहाँ से थोड़ा दबाना है, ठीक है। एम लिखना है यहाँ से और ऐसे करके मिला देना है। क्यों, ये चतुर्भुज शेप है, ये कैसा है, चतुर्भुज शेप है, हमेशा ऐसे ही बनाना है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा निकालिएगा, इस ओर ले जाइएगा, यहाँ से एम, यहाँ से एम, इसको ऊपर, इसको मिला देना है, बीच से गंगा बना देना है, बन गया बिहार, ठीक है। और एकदम पेंटिंग करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए हर जब जब बनाएंगे तब अलग बनेगा, लेकिन कोई दूसरा दिखेगा तो लगेगा कि हाँ बिहार ही बना है ना। कोई दूसरा दिखेगा तो उसको क्या पता, जब जब बनाएंगे तो अलग बनेगा। खैर ये हो गया। थोड़ा सा मैं क्या लिखवा रही हूँ, एग्रो क्लाइमेट जोन, बिहार का एग्रो क्लाइमेट जोन लिखवा रही हूँ। क्यों, क्योंकि मिनरल्स लिखवाने वाली हूँ तो ये भी पूछेगा। उसी तरीके से क्या एक पूछता है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसका भी फिगर ही बना देंगे। ज्योग्राफी का जो 8-9 क्वेश्चन रहता है ना, उसमें से बिहार, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है तो सीधा सीधा हर बार वही क्वेश्चन पूछेगा, क्लाइमेट नहीं ना बदलेगा जल्दी से। अब जहाँ डिजास्टर जो है, डिजास्टर जोन 1, 2, 3 वो तो नहीं बदलेगा, तो इसीलिए वही क्वेश्चन रहता है। इसलिए आप लोगों को के लिए जो जिसके लिए मुझे काम दिया गया ना, उसके लिए आप लोग को डरने का ज़रूरत नहीं है। एग्रो क्लाइमेट का मतलब क्या है कि ये बिहार में एग्रो क्लाइमेट जोन, ठीक है। तो एग्रो बिहार में है 3, बिहार में कितना है 3। कैसे बांटा गया है, नॉर्दर्न बिहार में 2 है, नॉर्दर्न बिहार में 2 है, जोन 1 और जोन 2, जोन 1, ठीक है, और जोन 2 है, ठीक है। जोन 1 कहाँ है, तो थोड़ा लोकेट कर दे आप लोग के लिए कलर चेंज करके। ये है जोन 1, ये जोन 1 है, ठीक है, ये है जोन 1, जोन 1 रीजन है। बाकी हम लोग एग्रो क्लाइमेट के लिए आएंगे तो उसमें चलेंगे। ये है जोन 2 रीजन, नॉर्दर्न बिहार में ऊपर में 2 है, जोन 1 और जोन 2, जोन 2, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा दक्षिण बिहार जो है ना वो जोन 3 में आता है। जोन जो है वो 3 ही है हमारे पास, बिहार में जोन कितना है, 3 ही है, 1, 2 और 3। लेकिन 3 को ना 2 भागों में बांटा है, 3A और 3B, 3A और 3B, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा गेहूँ वगैरह यहाँ के सोन है, सोन वाली भूमि है, तो यहाँ पर क्या होता है, इरिगेशन की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर फसल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। जबकि यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ पर ये जहाँ से गंगा जा रही है, यहाँ पर आपको कौन सा मिल जाएगा, भागलपुर वाला, बांका वाला, ये सब क्षेत्र मिल जाएगा। ये तो बाढ़ में डूबा वाला क्षेत्र भी है, गंगा है ना यहाँ पे, तो ये क्या रहता है कंपेयर में, यहाँ पे गया, औरंगाबाद, ये सूखा रीजन है, प्रोन, तो अलग फसल यहाँ होगा, यहाँ पर क्या होगा, अलग फसल होगा, यहाँ ऊपर अलग फसल होगा और यहाँ पर अलग फसल होगा। तो क्लाइमेट के हिसाब से ही फसल होती है, और क्लाइमेट के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे क्षेत्र को 3 भागों में बांट देते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, ठीक है। और 3 में भी 3A है ये, 3B है ये, ठीक है, इधर से चलेंगे उल्टा, ठीक है, 3A है ये और 3B है ये,
तो ये है एग्रो क्लाइमेट जोन बिहार का, बना लीजिए, समझ में आएगा। फिर मिनरल्स पे आते हैं, इसको बना लीजिए, बोलिएगा हटा देंगे। हम लोग का ज़्यादा बचा नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री करेंगे, इंडस्ट्री है आपका, उसके बाद मिनरल्स करेंगे, इसी ग्राफ पे मिनरल्स भी कर देंगे, ठीक है, इंडिया का और बिहार का साथ ही साथ। उसके बाद क्या करेंगे, इंडस्ट्री, मिनरल्स, एक चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाना है अभी बिहार का, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, परिवहन, ठीक है। और लास्ट चैप्टर जो इंडियन ज्योग्राफी का रहेगा वो है सेंसस, सेंसस। सेंसस में ही मैं क्या सोच रही हूँ, 2011 लास्ट जो हुआ है 2011 का सेंसस हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ देता है ना, क्या पूछ दिया था 2001 में, कौन सा ऐसा कुछ पूछा था 2001 के हिसाब से, है ना 2023 के हिसाब से पूछा था कि किसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो बोला कि मिसप्रिंट हो गया है। आंसर तो 2011 के हिसाब से बिहार की डेंसिटी भारत में सबसे ज़्यादा, घनत्व बिहार में सबसे ज़्यादा कितना है, 1106 पर्सन व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। पूरे भारत में बिहार का घनत्व क्या है, सबसे ज़्यादा है। यही सब क्वेश्चन रहता है, यही क्वेश्चन था पिछले बार, जिसपे कि अभी जज साहब भी बोले बिहार का क्या है, बिहार, बिहार क्या है, देश का सबसे घनत्व वाला राज्य है। याद क्या रखना है, राज्य बोल रहा है, राज्य है, क्योंकि अगर यूनियन टेरिटरी को भी मिला दीजिएगा तब तो दिल्ली हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी को भी मिला दीजिएगा तो कौन हो जाएगा, दिल्ली। एक स्क्वायर किलोमीटर पे भारत में, बिहार में कितना रहता है, 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। प्रति स्क्वायर किलोमीटर का मतलब कि अगर ये 1 किलोमीटर ये एरिया है, ठीक है, 1 किलोमीटर लंबा, लेंथ, लंबाई, और 1 किलोमीटर क्या है, इसका चौड़ाई है, ठीक है, लंबाई, लेंथ से लंबाई और बी से ब्रेथ, चौड़ाई। अगर कोई भी ऐसा एरिया है, लंबाई गुने चौड़ाई इक्वल टू एरिया, है ना, तो 1 किलोमीटर का लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में बिहार में कितना लोग रहता है, तो 1106 व्यक्ति रहता है, 6 व्यक्ति रहता है, ठीक है। तो हाँ, तो इसी को हम लोग कहते हैं 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, या इसी को हम ऐसे लिख दें मैथ की भाषा में, किलोमीटर स्क्वायर। ज्योग्राफी में क्या लिखेंगे, स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, मतलब बिहार में 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जगह पर 1106 व्यक्ति रहता है, एवरेज, औसतन, ठीक है। मतलब आँख बंद करके घुमा के पत्थर मारिए तो कुत्ता को नहीं लगेगा, किसको लगेगा, इंसान को लगेगा। इसीलिए हम लोग रोड पे कोई काम नहीं कर देखते बेसिकली बिहार लोग का। आप गिरिए, आपको संभालने के लिए कोई आ जाए, गिर के, लड़का लोग नहीं, लड़का लोग नहीं, रिस्क नहीं लीजिएगा आप लोग। और कहेगा कि पता नहीं कौन सी गांजा वांजा पी के सोया हुआ है। आप लोग खुद को खुद बदनाम किए, है ना। अगर आप गिर गए, चक्कर खा के गिर गए, ठीक है, और आप लड़की नहीं है, लड़का है, तो सब कहे गांजा पी के सोया हुआ है, बिहार है ना। तो इसीलिए लड़की अगर गांजा पी के भी गिरी है तो कोई शक नहीं करेगा, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएगा, हॉस्पिटल वाला डिसाइड करेगा कि उसको क्या हुआ है, ठीक है। हाँ, भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव बनाए हैं आप लोग खुद किए हैं, ठीक है। एग्रो क्लाइमेट कृषि आधारित, कृषि जलवायु आधारित जोन है ये, कृषि जलवायु आधारित क्या है, जोन है ये हो गया। ये भी लिख लीजिएगा, ये क्या है, 70th बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। हम लोग बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर करके जाइए। मेरे क्लास में एक और फायदा हुआ कि प्रीवियस ईयर बार बार करने का जरूरत नहीं रहेगा, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया है खुद हम बता देंगे, देखिए यहाँ क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना है, आपका 60% जो टेंशन है वो खत्म, क्योंकि हिस्ट्री और भूगोल बदलेगा नहीं। भूगोल कैसे बदलेगा, कोई दूसरा आगे कब्जा कर लेगा तब बदलेगा, हम लोग कब्जा करने देंगे। अब 200 साल की गुलामी के बाद निकला हुआ हम लोग क्या है, दूध के जले हुए क्या करते हैं, छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। और यही वजह है कि हमारा इंडस्ट्री क्या है, पिछड़ा हुआ है।
हम लोग इंडस्ट्री को बना ही नहीं। हम लोग क्या किए कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ इतना गरीब था, अभी तुरंत आज़ाद हुआ, इतना गरीब था, है ना, खाने को पैसा नहीं था, भूखमरी था, हेल्थ स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था। अंग्रेज पूरी तरीके से, दादा भाई नौरोजी जो कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, कि हाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि पूरा का पूरा गंगा का पानी निचोड़ के थेम्स में डाल देना। तो वो पानी की बात नहीं कर रहे थे, वो इकोनॉमिक पैसे की बात कर रहे थे। वो हाँ अपना इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए यहाँ का जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग इंडस्ट्री था उसको बंद करवा दिया गया था। और बंद कैसे, अभी टैरिफ वॉर वही है ना, बंद क्या कर, बंद हो जाता है। टैरिफ वॉर से समझ लीजिए वो क्या होता है, बंद करवाना नहीं पड़ता, हो जाता है। कहीं पर बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, जस्ट लाइक चाइना से क्यों सब पूरा देश चाइना में, जो चाइना का जो औद्योगिक नीति है उसके कारण जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितना सब्सिडी वो देता है, वो क्या होता है, उसका गुड्स इतना सस्ता होता है कि जब भी वो किसी मार्केट में जाता है, अब सेम पेन, ये मार्कर, ये बोर्ड चाइना का है, सेम यहाँ पर भारत में उसको बनाएंगे, मेक इन इंडिया, देशभक्ति सब करके देख लिए, अगर ये बोर्ड हम बनाए तो हमको पड़ेगा 6 लाख रुपया, और चाइना से हम खरीद लिए 2 लाख रुपया। तो एज अ कंज्यूमर हम अभी भी, कितना भी देशभक्ति मेरे में कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन हमको भी तो अपना क्या देखना है, पैकेट देखना है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 लाख वाला खरीद के काम चलाएंगे। उसी तरीके से पेन भी होता है, उसे कोई भी गुड्स कंज्यूमर को हमेशा ही क्या चाहिए, सस्ता चाहिए। तो जब औद्योगिक क्रांति, जब वहाँ पर यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति आया, जब वहाँ की सामानें जो है वो मशीनों में बनने लगी, और हम लोग यहाँ पर क्या किए, आपको क्वेश्चन पूछेगा, अभी मेंस चल रहा ना, पटना पेंटिंग जो है वो क्यों विलुप्त हो गया, कैमरा का आविष्कार हो गया। अब हम एक, मान लीजिए राघवेंद्र क्या है, पेंटर हैं, हम बोले मेरा पेंटिंग बना, तुमको 10 लाख, तो उस समय बहुत होता होगा, 100 रुपया देंगे 100 रुपया देंगे, मान लीजिए, नहीं राजा महाराज 100 रुपया देंगे, 1 दिनार दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। अब बेचारा ये पूरा मेहनत करके गाय को हल्दी खिला रहा है कि पीला रंग मिलेगा, है ना। उसी तरीके से चिड़िया आई घर पे तो पंख काट लिया कि उससे ब्रश से पेंटिंग करेंगे, बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। अब हम गए यूरोप, वहाँ से वो कैमरा ले आए उठा के, अब ये हमको पेंटिंग भी करेगा, मैम का पेंटिंग भी करेगा, तो ये हमको कैसा ही बना देगा, ऐसा बना देगा, मतलब बहुत अच्छा बना दिया तब, ठीक है। अब कैमरा से अगर फोटो कोई खींच करके दे दिया तो एज इट इज, जैसे अभी जिबली आर्ट क्या कर रहा है, वही कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हो रहा, क्यों हो रहा है बता देते हैं, मेंस में लिखने का काम आएगा। आप लोग के लिए एक चीज फायदा है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आने से क्या फायदा, अगर आपको उसके बारे में 4 बातें भी पता है तो क्या करेंगे, 4 बातें भी पता है तो इंट्रोडक्शन, निष्कर्ष 2 लाइन का सिखा दिए हैं पिछले क्लास में, बीच में क्या 4 लाइन पॉजिटिव, बस बीच में क्या ऐसे ग्राफ बनाएंगे, 4 लाइन पॉजिटिव, और जस्ट एक ग्राफ बनाएंगे 4 लाइन नेगेटिव, आगे की राह, आगे क्या कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक। तो इतना तो ज़्यादा आप लोग क्या करते हैं, न्यूज ही देखते हैं या पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, ज़्यादा होता होगा तो फ़ोन तो देख ही लेते होंगे, कि हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, बात बना के लिख देना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आने से अगर नुकसान है तो फ़ायदा भी है। नुकसान किस चीज़ का, टाइम का। अरे हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान होता है। सिंपल तो हम आपको, अगर आप एक चीट कोड देते हैं, अगर कुछ अगर ना आए कभी एग्जाम में, क्योंकि हो सकता अगर मेंस तक हो, अगर मेरा क्लास हुआ तब ना, नहीं तो पहले का ही ना बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चीट कोड यही रहता है कि कुछ ना आए दिमाग में तो सिर्फ आपको सोचना है, एक लाइन है ना कि एवरी कॉइन हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, मतलब कि सभी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, प्रोज और कॉन मतलब प्लस और नेगेटिव। कुछ नहीं करना है, कोई भी चीज़ लिखा हुआ है ना, कोई वर्ड क्वेश्चन का, बस उस क्वेश्चन को देख के सोचना है कि इसका क्या पॉजिटिव हो सकता है और क्या नेगेटिव हो सकता है। अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव भी पता है तो नेगेटिव आप भारत सरकार और बिहार सरकार के हिसाब से निकाल लीजिएगा। काहे कि हम लोग बिहार में रहते हैं, देखिए काहे की एक वर्ड आया ना, बिहारी है, कोई दूर से भी देख के बोला कि ये बिहारी है। क्या क्या है खामियाँ, बिहार की हो चाहे भारत की हो, क्या क्या खामी है। जैसे ही खामी का आएगा तो बोलिएगा कि लाल फीताशाही है ना, मतलब अधिकारी लोग क्या करता है, चीज़ों को सरकारी कार्यान्वयन होने नहीं देता है, मतलब योजना सही टाइम पे लागू नहीं हो जाता है। तीसरा बजट का कमी, हमेशा नहीं आ रहा, फट से लिख दीजिए कहीं पे भी बजट की कमी। अब वृद्धि में पता है क्या लिख दीजिएगा, सरकार ने बजट बढ़ाया है इस बार, क्योंकि हर बार क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो हर बार क्या करेगा, बजट बढ़ेगा। दोनों बजट को बढ़ाया है, पॉजिटिव में नहीं, बजट की कमी है। रिसर्च और डेवलपमेंट, शोध और अनुसंधान में 1% से भी कम करता है भारत सरकार। अब बिहार सरकार तो मतलब ही नहीं है, एक लाइन मिल गया ना,
शोध और अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में कम खर्च, कितना कम, तो 1% से भी कम, 1% से भी कम अभी भी। तो जब आप किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान कोई भी चीज़ में अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो वो लिख सकते हैं, मतलब 4 पॉइंट आप अपने दिमाग से, आपको नहीं आता तो बात बना के लिख सकते हैं, तो इसलिए उतना दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पीटी पे, क्योंकि पीटी निकलेगा तभी ये सब जुगाड़ लग जाएगा मेंस में। पीटी कैसे निकलेगा, अभी से प्रीवियस ईयर पेपर और जो बात भी बताया जा रहा है बस उसको देखिए, और एक बुक खरीदिए, स्टैंडर्ड बुक खरीदिए, उसको अपने से पढ़िए। सिंपल बता रहे हैं, जैसे कि अगर कोई भी आपके पास एक बुक रहेगा और आज अगर इंडस्ट्री चल रहा है, कुछ नहीं, एक महेश बर्नवाल का ही बुक रख लीजिए, ठीक है, लूसेंट ही रख लीजिए, पीटी मुश्किल नहीं है, कोई भी एक बुक रख लीजिए। आज इंडस्ट्री खत्म हो रहा है तो अपने से क्या करना है, एक एक लाइन पढ़ना है, ठीक है, और हम गारंटी देते हैं कि फिर आपको दोबारा किसी जगह पे कोचिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नोट्स आपका होगा। 15 टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में, 15 अगर हम एक कॉपी बनवा दें आपका, और उस 15 कॉपी जितना मेहनत आप लोग कर रहे हैं मेंस का, ये सब लिख जो बोल रहे हैं सब लिख दे रहे हैं, इतना बात जब मान रहे हैं तो एक कॉपी बना करके, ठीक है, ये कॉपी है मेरा, और पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय, ऐसे हेडिंग बनाना है। और जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, बुक आप लोग देख लीजिए, महेश बर्नवाल, लूसेंट, अरिहंत, एनसीईआरटी क्लास 11 में है, ये एनसीईआरटी क्लास 11, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी करके है। बुक आपके ऊपर है, ठीक है, कि कौन सा आप प्रीफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप नोट्स लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे नोट्स बना लीजिए। अब दूसरा दिन क्या करिएगा, दूसरा टॉपिक फिजियोग्राफिक डिवीजन, सब हम पढ़ा दिए हैं, फिजियोग्राफी, ठीक है ना, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप, की भारत में पहाड़ है, पठार है, कितना % है ना। तीसरा रिवर सिस्टम, सब पढ़ाए हुए हैं, बस हमें याद दिलवा रहे हैं। चौथा स्वाई, 5वां प्लेट्यू, ऐसे पढ़ाए हुए हैं, सब बनाइए, मेरा कॉपी मैच कीजिएगा, अपना बनाइए, अपना जो बुक है उससे मैच कीजिएगा। हार्डली 15 टॉपिक के लिए आपको 15 दिन, अब बीच में अगर आपको 5 दिन छुट्टी दे दिए तो 20 दिन, आपको 15 दिन छुट्टी दे दिए, एक टॉपिक 2 दिन लगा के बनाइए, लेकिन 1 महीना बाद आपका ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा कि 15 नंबर का भी क्वेश्चन, ऐसे तो 12 से 13, 14 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है ना, 14 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा पीटी में ज्योग्राफी से, तो सीधे 8 नंबर का जो है ना वो इंडियन ज्योग्राफी से रहेगा। चूँकि हम अभी इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ाएं तो इंडियन से ही बात करें, ठीक है। बाकी जो 8 2 10 और 4 14, बाकी जो नंबर बच गया उसमें से बिहार को प्रायोरिटी देता है, बिहार को, और प्लस में वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि न्यूज में हो, यही है ओवरऑल, ठीक है। तो इस पे बात नहीं करते हैं, इस पे बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम यही पढ़ा रहे हैं, जब इस पे पढ़ाएंगे तो इस पे बात करेंगे। मैंने कहा ना 3 चैप्टर अभी और बचा हुआ है, तब इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद आपका क्या होगा, 1 महीना के बाद वो कॉपी तैयार हो जाएगा और उसी कॉपी में से आना है आपका, एक कॉपी इधर उधर नहीं जाएगा। तीसरी अच्छी बात यह है कि जब आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा ना तो आपको आपके नोट्स में से ही सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है तैयारी, ज्योग्राफी का भी ऐसे ही होगा, हिस्ट्री का भी ऐसे ही होगा, पॉलिटी का भी ऐसा ही होगा। जो हल्का चैप्टर ये है ना सब्जेक्ट्स है, उसको पहले कर दीजिए ख़त्म। जैसे पॉलिटी से हल्का कुछ नहीं है, मेंस में भी वेटेज है हर जगह पर। अब पॉलिटी का लेकर के आइए क्या, लक्ष्मीकांत सीधे, अगर समझ में आता है तो, उससे अच्छा बुक नहीं है, ठीक है। या लूसेंट अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो लूसेंट से थोड़ा अच्छा हो जाता है लक्ष्मीकांत, ठीक है। अब उसमें क्या कीजिए कि एकदम प्रस्तावना से शुरू कीजिए, खुद से पढ़ना। उसके बाद तो सर हैं ही होंगे आप लोग के, फिर मोबाइल भी है आप लोगों के पास, कोई नहीं मिला तो फिर तो हम आएंगे ही, ठीक है। तो क्या कीजिए, उसको बस प्रियम्बल से पढ़िए, और जो पॉइंट्स की पॉइंट्स है ना, और जो केस स्टडी हुआ है उसको वहीं पे लिख लीजिएगा। पीटी मेंस की तैयारी साथ, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, हार्डली 10 से 12 टॉपिक है प्रियम्बल का,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिससे क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। पूरा पूरा पढ़ के नहीं जाना है, पूरा लास्ट में देख लीजिएगा लूसेंट जल्दी जल्दी। अभी 10 जो टॉपिक है उसको पढ़ के जाइए, पढ़ के रखिए नोट्स बना करके, पीटी भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा। ऐसे होता है पढ़ाई, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बताए भी थे कि कहाँ से टॉपिक, कहाँ से, तो वो बताए थे ना कि एक वीडियो होगा अभी 70वीं के लिए कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक मेरा वीडियो होगा 12 मिनट समथिंग का होगा। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ना पेज पे लिख लीजिएगा। नहीं, सबका डाला हुआ है, यही के बच्चे और सबका डालें। हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक, ज्योग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक, साइंस में कौन कौन सा टॉपिक, और उन सब टॉपिक्स को पढ़ लीजिए किताब से, नोट्स बना के रख लीजिए, ठीक है। जिस जिस बच्चे का 1 नंबर से आधा नंबर से छूट रहा है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी बदलने का ज़रूरत है। क्यों छूट रहा है, ठीक है, स्ट्रैटेजी बदलिए, यही है ना, यही है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या किया था, ये वाला मैं बता दूंगी जब लिखवाई हूँ, नहीं हो ये वाला मैं बता दूंगी। मैंने इस कॉपी से पता चल रहा है, सुधांशु के कॉपी से पता चल रहा है कि आपको उद्योग हेडिंग डालना है। उद्योग को मैंने क्लासिफाई किया है 4 भागों में, है ना, कृषि आधारित, वन आधारित और मिनरल्स आधारित, इस तरीके से मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। और उसके बाद मैंने लिखवाया है औद्योगिक क्रांति, ठीक है। औद्योगिक, जो बिहार में भारत में जो भारत पढ़ रहे हैं, ये भी हम बिहार बोलते बोलते बिहार पे आते हैं, ठीक है। भारत पढ़ रहे बिहार पढ़ाएंगे, ठीक है। तो भारत का औद्योगिक नीति पढ़ाए हैं आप लोग को, औद्योगिक नीति ये पढ़ा दिए हैं, ठीक है। औद्योगिक नीति 1, 2 और 3 कॉपी के हिसाब से। एक और अभी पढ़ाएंगे जो रीसेंट का है, न्यूज़ का है, करंट अफेयर वाले टीचर पढ़ा देते तो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं पढ़ाएंगे तो एक और आएगा अभी औद्योगिक नीति 4.0 बता देंगे आप लोग को, ठीक है। ये क्या है, करंट का टॉपिक है। जैसे यहाँ तक 3 पर एलपीजी तक पढ़े हुए, एलपीजी तक, तो औद्योगिक क्रांति 4.20 क्या है, डिजिटल क्रांति है। ये डिजिटल यानी आईटी सेक्टर से जोड़ना, उद्योग को क्या करना, आईटी से जोड़ना, ठीक है, डिजिटल कर देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक नीति 4.0 जो 2024 में आया है, ठीक है। तो वो करा देंगे, यहाँ तक लिखवाए हुए हैं। अब आप लोग क्या कीजिए कि जो यहाँ पर बांटे थे ना, कृषि आधारित, वन आधारित, मिनरल्स आधारित, जो प्रमुख इंडस्ट्री है उसको पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। कॉपी बढ़ा दीजिए, उसको लिखवा देते हैं। हेडिंग डालिएगा लौह इंडस्ट्री, लौह उद्योग। अब क्या कीजिए, ऐसे बनाइए और लिखिए इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, क्योंकि पीटी का फैक्ट्स लिखवाना जरूरी है। यहाँ पे लिखिएगा लौह उद्योग, ऐसे, ठीक है। जो बोल रहे हैं उसको लिखिए, तब बोर्ड पर बताएंगे। जो बोल रहे हैं उसको लिखिए, तब बोर्ड पर बताएंगे। हाँ, पिछले क्लास में लिखवाएं। भारत में देश का पहला उद्योग कारखाना, पिछले क्लास में सब थे ना, नहीं भी थे तो लिखिए लौह उद्योग, हेडिंग डालिए और यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। नहीं भी थे क्लास में तो लिखना शुरू कीजिए लौह उद्योग या लौह इस्पात उद्योग, हेडिंग, और लिखिए भारत में देश का पहला लौह कारखाना, 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल, कुल्टी KULTI, कुल्टी जगह का नाम है, उसको अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन यही पूछेगा कि हाँ कुल्टी, कि भारत का पहला
लौह उद्योग कहाँ लगा था? तो क्या बोलेंगे? कुल्टी, पश्चिम बंगाल। कुल्टी को क्या कीजिए? हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है। बाद में फंड के अभाव में ये बंद हो गया, फंड नहीं था उस समय, देख रहे 1874 का बात है, तो फंड के अभाव में क्या हो गया? ये बंद हो गया और इसने अपना नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क रखा, बराकर आयरन वर्क्स। कुल्टी बराकर नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछेगा कुल्टी कहाँ है, तो कहिएगा बराकर नदी के किनारे है। भारत का पहला उद्योग कुल्टी, कुल्टी वेस्ट बंगाल। कुल्टी कहाँ है? बराकर नदी के किनारे, बराकर नदी के किनारे है। नदी का नाम है बराकर, बराकर नदी के किनारे है। कुल्टी में लगा, कब लगा? 1874 में, जो बाद में बंद हो गया। और इसी का नाम क्या रखा गया? इसी का नाम रखा गया बराकर, सॉरी बराकर। ठीक है, अब सही है। चलिए, और इसी का नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स रखाया है, बराकर आयरन वर्क्स, वर्क्स रखा दिया। स्वतंत्रता के बाद, ये पहला हो गया। स्वतंत्रता के बाद 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा झारखंड के साकची, झारखंड के साकची, स्वतंत्रता के बाद देश का पहला कारखाना 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा साकची झारखंड में स्थापित किया गया, साकची झारखंड में स्थापित किया गया। जब बुलवाइएगा तो नया बोल देंगे, फिर मत बोलिए। 1907 में देश का पहला कारखाना, लौह कारखाना जमशेद जी टाटा के द्वारा साकची झारखंड में स्थापित किया गया। नाम क्या था इसका? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नाम क्या था इसका? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, एक और कंपनी है टिस्को के बाद, इसको कहते हैं, इसको आयरन स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको कहते हैं, इसको IISCO, इसको लिखिए। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1918 में किया गया। इंडियन आयरन एंड स्टील की स्थापना 1918 करने के लिए दे देगा ना, 1918 में किया गया, वेस्ट बंगाल में ही, कुल्टी। वो जो पुराना वाला है ना, उसको मर्ज कर दिया गया था, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसको मर्ज कर दिया गया था 1918। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने ये गलती से स्वतंत्रता के बाद बोल दिया था क्या? स्वतंत्रता के पूर्व कर दिए। देखिए, सब कुछ स्वतंत्रता के पहले है ना, 1947। हाँ, गलती से बोल दिए, और उसमें आप ही का सबसे बड़ा हाथ, सबसे ज़्यादा आप ही पूछते हैं। मैं क्या बोले, क्या जब बहुत सारा देखिए, खाली सिर्फ हम ईयर जो है वो ये देख रहे हैं, बाकी सेंटेंसेस हम अपने से बोल रहे हैं, तो हर बार क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा। कोई देख के लिखवाएगा तब ना सेम रहेगा। ठीक है,
तो सिर्फ हम वेरीफाई करने के लिए ईयर देखते हैं, ठीक है। थोड़ा पूर्व कर लीजिएगा। ऐसे तो इतना तो पता है ना, इतना तो आप लोग पे विश्वास है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो सब गड़बड़ नहीं कीजिएगा, मैं गड़बड़ कर दूं चलेगा, आप लोग नहीं करिए। दूसरा हेडिंग अब बना सकते हैं सब स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस। दूसरा हेडिंग अब बनाइएगा स्वतंत्रता के बाद। उस समय लिख लिए ना, मिस्टेक थोड़ा सुधार लीजिएगा, बस इतना। क्या मिस्टेक हुआ इसमें? इसमें कुछ मिस्टेक बस बोलने में, हाँ बस पूर्व कर देना, बाकी कुछ नहीं बदलना, बाकी सब सही है। अब जो हेडिंग बनेगा, अब क्या बोलेगा? आफ्टर इंडिपेंडेंट। हाँ नहीं बाबू, सब देखिए, टिस्को कब है? 1907 में, 1907 में टिस्को, 1918 में इसको और 1874 में कुल्टी, ठीक है। याद रहेगा कि हम यहाँ पे देखिए तो पीटी फैक्ट से खिलवाड़ नहीं, एक वर्ड बस मेरे से ये हुआ है, पूर्व, बस 3, लोह इस्पात 3, बस 3, क्या क्या? कुल्टी, कुल्टी, उसके बाद साक्षी, टिस्को, टिस्को और इसको, ठीक है, इसको, हाँ ऐसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये क्या है? इंडियन आयरन स्टील कंपनी। ये कब बना? 1874। ये कब बना? कहाँ गया? 1907, 1907। और ये कब बना? 1918। वेरी गुड। ये कहाँ बना? वेस्ट बंगाल। ये कहाँ बना? साक्षी झारखंड। और ये कहाँ बना? वेस्ट बंगाल। बस इतना ही तो लिखना था। अब लिखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद का लौह इस्पात, लौह इस्पात उद्योग, स्वतंत्रता के बाद का लौह इस्पात उद्योग। और यहीं से क्वेश्चन आता है, मेन क्वेश्चन अब आएगा। लिखिएगा, पहले लिखिए दूसरी पंचवर्षीय, ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे बना रहे हैं, कैसे लिखना है? स्वतंत्रता ऐसे बनाना है, स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग। और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, तो इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, काम आएगा। अब क्या है ना कि हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन, अब कोई टीचर आएगा तो बताएगा कि हमारे यहाँ क्या आया था? योजना आयोग आया था, नेहरू जी के कारण योजना आयोग का मॉडल आया था। मतलब क्या होता था कि हम लोग 5 साल के लिए कोई योजना, हम लोग मतलब केंद्र, ये सब बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, पीटी मेंस दोनों के लिए। केंद्र जो है 5 साल के लिए कोई एक योजना पर क्या करता था? फोकस करता था, और उसको अगले 5 सालों के लिए उसको क्या करेगा? उसी पे काम करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, उसको कार्य करेगा, और 5 साल के बाद क्या देगा? रिजल्ट देगा कि बड़ा है, घटा है, क्या हुआ है, ये आपको बताएगा, ठीक है। रिजल्ट देगा कि क्या हुआ है, ठीक है। ऐसे चलता था योजना आयोग, ठीक है। समाजवाद पे आधारित था, समाजवाद पे आधारित सब क्वेश्चन हैं। रसिया से हम लोग इसका मॉडल लिए थे, रसिया से मॉडल लिए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, कैसे अब ना अभी तक के कितना है? 12वीं, देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना आ चुका है, हाँ आ चुका है या हो चुका है। और बाद में क्या हुआ? नीति आयोग आ गया, इसी को हटा के क्या आ गया? नीति आयोग, नीति आयोग आ गया। डिफरेंस कोई पूछेगा तो ये क्या था? टॉप टू बॉटम अप्रोच था, कि केंद्र क्या करता था? योजना बनाता था और राज्यों में लागू कर दिया जाता था। लेकिन सभी राज्यों का क्या है? समस्या अलग अलग है। तो नीति आयोग को लाया गया कि क्या किया गया? बॉटम से टॉप अप्रोच है ये। नीति आयोग क्या है? बॉटम से टॉप अप्रोच है, कि सभी की समस्याओं को सुना जाएगा और अलग अलग हिस्सों के लिए अलग जो है क्या? नीति बनाया जाएगा, यही है नीति आयोग, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना आया तो वो किस पे फोकस था? वो कृषि पर। पहला फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो आया वो किस पे होगा? पंचवर्षीय कृषि पर। वो कृषि आधारित मॉडल था। क्वेश्चन पूछता है, और कौन, किसका मॉडल था ये? कौन लाया था मॉडल? बताइए। नहीं,
कृषि आधारित जो मॉडल था वो किसने लाया था? जो पीटी, आप बताइए तो, आप बताइए। हाँ हाँ, आप बताइए, आप बताइए या आप बताइए। इकोनॉमिक्स नहीं हुआ है, हेराल्ड डोमर मॉडल था ना, हेराल्ड डोमर मॉडल। क्वेश्चन पूछता है ना मॉडल वॉडल से, इकोनॉमिक्स का है बाबू ये सब। हम तो ऐसे ही बता रहे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। फर्स्ट पंचवर्षीय, उसी तरीके से सेकेंड पर यहाँ यहीं तक मुझे पहुँचना था ये बताने के लिए। सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो आया 5 ईयर, हाँ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर, सेकेंड 5 ईयर प्लान या सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो आया वो उद्योगों पर आधारित था। मतलब क्या कि उद्योग पे केंद्रित करेगा। और ये कौन सा था मॉडल? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, दोनों से क्वेश्चन पूछा है, यही तक मुझे आना था। लोबिस आप लोग लिख, हम कोई चीज़ नहीं ऐसे बताएंगे जो नहीं पूछा हुआ रहेगा, सिंपल सुन लीजिए, बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग का भी टाइम कीमती है, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ लगता है ना कि बात बात, उसको हम लिंक करने के लिए उतना बोलते हैं, ताकि जो आप लोग एकदम नहीं होता कि एकदम आँख अब लगेगा झप रहा है, उसको लिंक करने के लिए हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए इधर, स्वतंत्रता के पश्चात सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या हुआ? उद्योगों पर फोकस किया गया, उद्योगों पर फोकस किया गया। और तीसरी पंचवर्षीय जो योजना आई उसमें कृषि और उद्योग दोनों पे फोकस किया गया, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? उद्योग चूंकि पढ़ रहे हैं तो हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ लिखेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो यहाँ भी कुछ उद्योग बना होगा। और उस समय भारत चूंकि पैसा कम था और रसिया से मॉडल लिए है ना, तो कोई ना कोई देश के सहयोग से बनाया होगा, कोई ना कोई देश के सहयोग से बनाया होगा। तो उस देश का नाम लिखना जरूरी है, क्वेश्चन पूछता है। यहीं से देखिए इंपॉर्टेंट लिखिए ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसी तरीके से तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आया 5 ईयर प्लान, उसमें भी हम लोगों ने क्या किया? कृषि और बड़े उद्योगों पर फोकस, इसमें भी क्या किए हम लोग? उद्योगों पर फोकस किए हैं। सेकंड में क्या किए? बड़े उद्योग पे फोकस किए, उद्योग पर फोकस किए। फर्स्ट में क्या किए थे? कृषि पे किए थे फोकस, और उसी के लिए हम लोग मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनाए थे। लेकिन वो तो मेरा भी काम नहीं है बताना, इकोनॉमिक्स का टीचर बताएगा, लेकिन ये सब लिख लीजिएगा। तो आपको कैसे लिखना है? स्वतंत्रता के पश्चात लौह इस्पात कारखाना मॉडल, और यहाँ लिखना है पहला में सेकेंड 5 ईयर प्लान, और दूसरा क्या लिखना है? थर्ड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान, और सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद क्या देना है? एरो देना है, एरो देना है। अब मॉडल का नाम लिखिए, मॉडल का नाम लिखिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 बना था, नाम है, पहला लिखिएगा भिलाई लोह इस्पात उद्योग, भिलाई लोह इस्पात उद्योग, हाँ भिलाई, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। लिखिएगा भिलाई आयरन स्टील बोलते हैं, ठीक है, लो इस्पात थोड़ा सा। भिलाई आयरन स्टील जो है, उसके बाद ब्रैकेट में भिलाई के पास लिखिएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन पूछता है भिलाई कहाँ है? ये 1955 में बना था, और रसिया के सहयोग से, सोवियत रूस के सहयोग से। भिलाई, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़, 1955 में बना, रसिया के सहयोग से बना। लिखा जाएगा तो बताइएगा। भिलाई लोह इस्पात जो है संयंत्र, वो रसिया से बना था, रसिया के सहयोग से 1955 में बना था, और छत्तीसगढ़ में। अच्छा ये याद रखिएगा, भिलाई से भलाई, भिलाई से भलाई, और रसिया हमारा भलाई ही करता है, रसिया हमारा भलाई ही करता है। सीधे सीधे क्या पूछेगा कि जो भिलाई इस्पात उद्योग है वो किस देश के सहयोग से बना है? कोई स्पेशल नहीं पूछ रहा है आपसे, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? पूछेगा कि किस देश से बना है, ठीक है। तो भलाई कौन करता है? रसिया, याद रहेगा। दूसरा लिखिएगा, अभी सेकेंड ईयर में ही 3 बना था। दूसरा लिखिएगा दुर्गापुर लोह इस्पात, दुर्गापुर लोह इस्पात, दुर्गापुर लोह इस्पात 1956 में बना था,
1956 56। दुर्गापुर नाम सुन के ही क्या लग रहा है कहाँ पे होगा? पश्चिम बंगाल में। और ब्रिटेन के सहयोग से बना था। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। नाइनटीन 56। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, आवाज नहीं आएगा तो सब कहेगा कि आवाज नहीं आया। ये देखिए गिरा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, कहाँ से लगेगा? ठीक है, मुझे आप लोग इतना हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में बताइएगा तो कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन, उसकी आरंभिक राजधानी कहाँ थी? मतलब शुरू में, बाद में तो दिल्ली हो गया ना 1912 में। कोलकाता था। कहाँ था? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अब दुर्गापुर सुन के क्या लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में होगा? तो वेस्ट बंगाल में जो संयंत्र बना है वो किस देश के सहयोग से बनेगा? ब्रिटेन के। ठीक है, अभी बस ऐसे ही लिखवा रहे हैं, उसके बाद आपको देखना नहीं पड़ेगा। अब हम जब बोले भिलाई कौन से देश, तब आप लोग बोलेगा रसिया भलाई करता है। दुर्गापुर जो संयंत्र है वो किस देश के सहयोग से? तुरंत बोलेगा दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, तो कहाँ जाइएगा? ब्रिटेन। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, सीधे कहाँ जाना है? ब्रिटेन जाना है। ठीक है, तीसरा राउरकेला उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। राउरकेला उड़ीसा में है। 1959 में बना था जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा 1959 में बना था जर्मनी के सहयोग से। केला खरीदने के लिए तो मनी चाहिए ना, केला खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी। जर्मनी है ना राघवेंद्र? अब तीनों बता दीजिएगा ना, तीनों बता दीजिए, कोशिश कीजिएगा, है ना। भिलाई कहाँ है? भिलाई किस देश के सहयोग से बना था? रुकिए, भिलाई किस देश के सहयोग से बना था? हाँ, रसिया के साथ। दुर्गापुर अकेला खरीदने के लिए मनी। राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी। मनी नहीं बोलना है, लग जाएगा टिक, आपसे लग जाएगा, है ना। हम लड़की लोग पे ऐसे विश्वास करते हैं, जीएस पे हम, हाँ लड़की लोग पे मेरा विश्वास है, उन लोग टिक लगा लेगा। वो लोग घर जाके भी पढ़ता है, उलटता है। आप लोग को यही याद करवा देना है। देखिए बता देगी, दुर्गापुर जो है वो किस देश के सहयोग से बना था? हाँ, उसके बाद राउरकेला, वेरी गुड। एक बच गया भिलाई, रसिया। ठीक, चलिए थर्ड फाइव ईयर प्लान में बना था बोकारो संयंत्र। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। भारत का स्टील हब बोकारो स्टील प्लांट 1964 में बना था। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में बना था। पूरा लैंग्वेज नहीं लिखना है, इंग्लिश वाला या हिंदी वाला, कोई भी ऐसे लिखना है, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, कहाँ पे है? झारखंड में है। हाँ, ऐसे लिखना है, 1964 में बना था। ठीक है, और सोवियत रूस के सहयोग से। किसके? सोवियत रूस के सहयोग से। सोवियत रूस, रशिया हमारा अच्छा मित्र है, यही सब साबित करता है। सोवियत रूस से तो सीधे सीधे क्या पूछता? दो तरीके का क्वेश्चन पूछा। एक पूछा कि बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बना था, तो रशिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि बोकारो स्टील प्लांट किस 5 ईयर प्लान में बना था, तो थर्ड। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, एक देते हैं इकोनॉमिक्स, कलर चेंज करने दीजिए, इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी का, कुछ नहीं करेगा इस प्लान पे, इस उद्योग पे, इंडस्ट्री पे क्वेश्चन कैसे बनाएगा? एक क्वेश्चन, 4 उसको बनाना, 1 2 3 4। ठीक है, कुछ नहीं करेगा, ऐसे बनेगा दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर
बोकारो, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, भिलाई और एक किसको डाल दे? दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई और राउरकेला को डाल, राउरकेला। अभी वाला भी कोई नाम दे सकता है, उसका मन। दूसरा क्या करेगा? स्टेट, ये किसके सहयोग से या स्टेट, पहले हल्का क्वेश्चन बनाते हैं, स्टेट पूछेगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर स्टेट पूछ लिया, झारखंड, ठीक है, झारखंड, बिहार, 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 उत्तर प्रदेश, और ये क्या हो गया? उड़ीसा, उड़ीसा। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सबसे सिंपलेस्ट है। कौन सा सही है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कि हाँ, कौन सा सही है? 4 सही है। कौन सा सही है? 4 सही है। कैसे याद रहेगा? 4 सही है। कैसे याद रहेगा? कैसे याद रहेगा? वो तो हम देश याद करवाए थे ना, कैसे याद रहेगा? राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। अच्छा, गलती से केला पे पैर फिसल जाएगा तो क्या हो जाएगा? उड़ नहीं जाएंगे, गिरते नहीं है हम लोग, उड़ के गिरते हैं। गिरते नहीं है, हम लोग को याद करना, उड़ के गिरते हैं जब बिल्कुल। भिलाई, भिलाई कहाँ बताएं? भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। बोकारो कहाँ है? झारखंड। और दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ऐसे याद रखेगा। दूसरा क्या? जो क्वेश्चन पूछता है चुपचाप से क्या करेगा कि नाम दे देगा, बोलेगा मैच करिए, मैच करिए, ठीक है। यहाँ पे नाम बस दे देगा, देश का नाम, सोवियत रूस दे दे या सोवियत रूस, ठीक है। उसके बाद रूसी है, उसके बाद ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन हो गया, और जर्मनी हो गया। यही तो मदद किया, और तो कोई मदद किया नहीं है। अब कहेगा ना कि ये लगाने के लिए, मैच करने के लिए, ठीक है, तो अपने हिसाब से मैच कर दीजिए। याद तो हो ही गया आप लोग को। तो यहाँ से 2 ही वचन, ठीक है। और अगर डेट इस पे कभी नहीं पूछता, डेट इस पे कभी नहीं पूछता। साक्षी वाला बस याद रखिएगा, साक्षी, क्योंकि भारत का पहला था 1907, बस इसको एक याद रखिएगा। बाकी डेट उठ नहीं पूछता है। इसका डेट पूछा है, इसका 1964 में बना था। और कौन सी 5 ईयर प्लान? 3rd ईयर प्लान। ये मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ आप लोग से? ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक पूछा है, ये पूछा, ठीक है, ये पूछा और ये पूछा, मैच करने के लिए, मैच करने के लिए पूछा। हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा लिखिए, इसके अलावा सलेम तमिलनाडु में लिखिए। इसके अलावा सलेम स्टील प्लांट, ये हटा दे। इसके अलावा मतलब जो लिखवा चुके हैं, सलेम स्टील प्लांट, छोटे छोटे और भी प्लांट है ना, ये है तमिलनाडु में। हो सकता है, मैंने कहा ना मैच करने के लिए कुछ नया वाला भी दे देगा, हमेशा उतना आसान नहीं देगा। और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, हाँ, और ये है आंध्र में, आंध्र प्रदेश में है ये, हाँ। और तटवर्ती, कोई भी उद्योग जो तटवर्ती हो, तट तो पहले ही समझा दिए हैं, कोस्टल, ये है। अभी तक जितना देखे सब क्या था? जमीन के मतलब इनलैंड था ना, कोई भी बताए वो सब कहाँ था? जमीन, इनलैंड था। लेकिन विशाखापट्टनम कहाँ है? तट पे है, तट पे है। तो अभी तक जितना बताए ये क्या है? एकमात्र तटवर्ती स्टील प्लांट है, एकमात्र कोस्टल स्टील प्लांट है। तो कभी भी अगर कोई भी चीज़ एकमात्र हो जाता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तटवर्ती एकमात्र स्टील प्लांट
हाँ, ये नाम है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वो भारत का एकमात्र तटवर्ती स्टील प्लांट है। ऐसे अगर वाक्य बना के लिख रहे हैं तो ऐसे लिखिए। तो हम वाक्य नहीं ना बना रहे हैं, हम तो आप लोग को सिर्फ लिखवा रहे हैं। वाक्य बनाना मेरा काम नहीं है, जो जिस लैंग्वेज में उसमें लिखिए, ठीक है। आप बोल रहे तो बता देते हैं। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र तटवर्ती स्टील प्लांट है। भारत का एकमात्र तटवर्ती स्टील प्लांट है, ऐसे लिखिए। दूसरा डालिए तो कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ, पहला सूती वस्त्र उद्योग 1818 पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। पहला सूती वस्त्र उद्योग 1818 कोलकाता पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। 1880, 1818, हाँ 1818, 1880, हाँ वेस्ट बंगाल कोलकाता। शुरू में देखिए वही हब था ना, आज़ादी के पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, मैंने कहा ना आरंभिक राजधानी, तो वहीं पर जो होता था होगा। हाँ, लेकिन ये असफल रहा, लेकिन ये क्या था, फेल था, असफल रहा। हाँ, लाइन चेंज कीजिए। पहला सफल कारखाना 1854 में मुंबई के कवास जी डावर द्वारा, 1854 में मुंबई के कवास जी डावर, कवास KAVASH, कवास जी JIG, डावर DAWAR, डावर, डावर द्वारा लगाया गया। तो सफल जो कारखाना था कॉटन का, वो कहाँ लगाया गया, मुंबई में। कब लगाया गया, 1854 में, 1854 में। और किसके द्वारा लगाया गया, कवास जी डावर के द्वारा लगाया गया। हो जाएगा। पहला, यही पूछेगा, पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया, मुंबई में। कब लगाया गया, 1854 में। और किसके द्वारा लगाया गया, कवास जी डावर के द्वारा। हो जाएगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं। लिखिए, आगे लिखिए। मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। मुंबई इज नोन एज द कैपिटल सिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मुंबई इज कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कानपुर को, दूसरा लाइन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, जो सूती के लिए फेमस है। कानपुर इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर क्या है, ब्रिटेन में एक जगह है जो अपने इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो जैसे इंग्लैंड में मैनचेस्टर, वैसे ही भारत में कानपुर, उत्तर भारत के लिए, उत्तर भारत के लिए, ठीक है। कानपुर कहाँ है, यूपी में। कहाँ है कि राज्य पूछे, उत्तर तो समझ ही आ रहा है। उसी तरीके से दूसरा लाइन लिखिएगा, ठीक है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। तीसरा लाइन, भारत का बोस्टन सिटी, बोस्टन भी सूती उद्योग के लिए फेमस है, अगेन इंग्लैंड में है। भारत का बोस्टन सिटी, भारत का बोस्टन सिटी अहमदाबाद को कहते हैं, भारत का बोस्टन सिटी अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है, क्या क्या देखिए, इससे कॉटन इंडस्ट्री से 1818 में कोलकाता में लगा लेकिन फेल हो गया, 1854 में मुंबई में लगा लेकिन पास हो गया। किसके द्वारा लगाया गया? कवास जी डावर के द्वारा। तो हमेशा ही सफल पूछेगा, हमेशा ही 1854 वाला पूछेगा। हम लोग जब फेल करते जाते हैं वो वाला याद थोड़ी रखता है सब, लेकिन इतिहास से बताना पड़ेगा। जैसे आप लोग सफल अधिकारी है, जैसे इनका मान लीजिए अगले बार निकल गया, होप सो मान लीजिए निकल गया, तो बताएंगे ना कि हम तो 70 भी दिए थे लेकिन उसमें किसी वजह से मेरा छूट गया। तो इतिहास तो लोग बताता है वो भी प्राउडली, इतिहास को हमेशा क्या है, प्राउडली बताना है। क्यों? जो भी चीज़ें फेल पास नहीं, फेल हमेशा क्या होता है, गलती से, हमेशा गलती जो भी होता है उससे सीख, गलती क्यों होता है, सीख लिया जाता है उससे, ठीक है ना, वो पहला स्टेप होता है सफलता के लिए। ये सब लाइन कहाँ लगाना है? एसे में। जितना फिलोसफिकल लाइन जो बोला जा रहा है ना सबको कहाँ लिखना है? अपने ही लैंग्वेज में उसको एसे में लिखना है कि असफलता हमेशा ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। असफलता सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है ना, नींव होती है, नींव। अरे रास्तों से चले ही नहीं तो क्या पता चलेगा? अगर कोई बच्चे, कोई इतना लड़की लोग बैठी हुई, आप लोग बैठे हुए, अगर घर पे ही रह जाएगी, कभी निकलेगी ही नहीं सोच करके कि हम भी अधिकारी बन सकते हैं, तो उसके लिए कोई मायने नहीं है फेल पास के लिए। जो भी फेल पास कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चल रहे हैं, वो इस दौर में है, इस रेस में है। इसलिए असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। पायदान बोलते हैं, सीढ़ी को क्या बोलते हैं? पायदान। तो ऐसे में बस यही काम करना है कि लैंग्वेज अच्छा लिखना है। और दूसरी बात, ऐसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा जाता है, लेकिन 3 बार से यही देखा गया जब से इंट्रोड्यूस हुआ है कि हिंदी में अच्छा नंबर दे रहा है, इंग्लिश में अच्छा नंबर नहीं दे रहा है। तो जितने लोग भी हैं इंग्लिश वाले, जीएस लिखते हैं इंग्लिश में और ऐसे लिखने आ जाते हैं हिंदी में, क्योंकि बिहार का बच्चा लोगों को कंपटीशन निकालना है, उसको हिंदी बहुत अच्छा आता है, इंग्लिश से अच्छा हिंदी आता है उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना चैलेंज दीजिएगा उतना लिखने लगेगा। सबको नंबर ज़्यादा चाहिए तो काचे पे शिफ्ट हो गया है, हिंदी पे। तो जैसे सुधान क्यों बोल रहे हैं, बहुत सारा बच्चा यहाँ पे इंग्लिश वाला बैठा हुआ है ना, कि ऐसे लिखने का प्रैक्टिस हिंदी में कीजिए। इंग्लिश वाले को 40 नंबर कम दे रहा है हिंदी से, तो तुलनात्मक रूप से हाँ 40 नंबर कम दिया है, 40 क्या, हाँ। ऐसे में क्या कर, जैसे जीएस पेपर अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं। हम लोग को तो, आपको जेपीएससी में खोरठा या कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज जरूरी है, तो बिहार वाले को कोई दिक्कत नहीं, खोरठा सीख लेते हम लोग नागपुरिया सिखा दो, नागपुरिया बिहार ये भोजपुरी से, और खोरठा मगही से उद्धृत है, बस हम लोग को दोनों आता है ना। चलिए, जूट हेडिंग, जूट उद्योग फटाफट लिखिए तो, जूट उद्योग, जूट उद्योग, जूट जूट JUTE, जूट, जूट इंडस्ट्री। भारत का पहला जूट उद्योग, भारत का पहला जूट उद्योग कोलकाता रिसरा, कोलकाता में रिसरा जगह का नाम है, रिसरा, कोलकाता रिसरा 1855 में लगाया गया। कोलकाता रिसरा, रिसरा RI रिसरा, हाँ रिसरा, हाँ रिसरा, कोलकाता रिसरा 1855 में लगाया गया था, 1855 में लगाया गया था, जो 1947 के बाद ये बांग्लादेश में चला गया है। ठीक है, तो जूट उद्योग भी कैसे था? जूट उद्योग भी ये वाला प्रांत है, ये है भारत का प्रांत। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या था? बंगाल था, बंगाल प्रोविंस था। तो 1905 में क्या किया था? इसी बंगाल को पार्टीशन करके ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाया। ईस्ट बंगाल भारत में था
और वेस्ट बंगाल कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चला गया था। बंगाल था, पश्चिम बंगाल, यही ना पश्चिम बंगाल है। वेस्ट बंगाल इंडिया का पार्ट बना और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का पार्ट बना, और यही ईस्ट बंगाल पाकिस्तान से 1971 में क्या हो गया? एक अलग देश बन गया जिसका नाम हम लोग क्या जानते हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश। और इस बार के लिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आप लोग लिख रहे होंगे मेंस तो, ठीक है। क्यों? बांग्लादेश में क्या हुआ? शेख हसीना को बाहर कर दिया, सब एग्जाइल। शेख हसीना को क्या किया? भगा दिया, बाहर कर दिया, और यहाँ पर तख्ता पलट हुआ। और अभी कौन है? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस की सरकार है। अब मोहम्मद यूनुस क्या बोले हैं जाके? परसों परसों उसके पहले एक दो पेपर में क्या आया कि मोहम्मद यूनुस गए थे चीन की यात्रा पे। कहाँ पे गए थे? चीन की यात्रा। और जाके चीन को बताते हैं क्या कि भारत का जो ये ईस्टर्न रीजन है ना, ये चिकन, सिक्किम के बाद ये क्या है? इसी को कहते हैं चिकन नेक। ये क्या है? चिकन नेक, ठीक है, चिकन का गर्दन। कि ये जो चिकन का गर्दन है मतलब भारत का जो ये, और इसके बाद ये जो हिस्सा है इसी को हम लोग कहते हैं सेवन सिस्टर। तो ये यूनुस जाके चीन को क्या बता रहे हैं कि भारत को अगर सेवन सिस्टर से कनेक्टिविटी बनाए रखनी है तो उससे बांग्लादेश की ज़रूरत पड़ेगी। तो बांग्लादेश एक अहम रोल प्ले करेगा। किस लिए? तो चीन की जो साम्राज्यवाद नीति है उसको बढ़ाने के लिए। चीन की जो साम्राज्यवाद, जैसे हमारे लिए कौन है? महात्मा गांधी है ना, ये सब याद रखिएगा। हमारे राष्ट्रपिता का नाम महात्मा गांधी, नामे में महात्मा जी हैं। महात्मा थे, जियो और जीने दो, है ना, जी इनका बोल जियो और जीने दो वाली नीति है भारत की, पॉलिसी है ना जी, इंटरनेशनल के लिए बात कर रहे हैं, पॉलिसी है हमारी, ठीक है। उसी तरीके से चाइना का ये कौन है? भारत। और चीन के जो राष्ट्रपिता जो है उनका नाम है माओ सो तुंग। थोड़ा नाम ही लोग का अजीब होता है, माओ सो तुंग नाम है इनका। और इनकी जो नीति थी ना, इनकी नीति थी विस्तारवाद की नीति, विस्तारवाद, विस्तार, हड़प लेना चाहिए, विस्तारवाद की नीति। इनके जैसे हमारे लिए है ना अखंड भारत, तो इनके लिए भी क्या है? अखंड चीन। कि जैसे एक रेशम, जैसे सिल्क एरा होता था ना, रेशम युग, उस समय पूरा चीन का ही कब्जा था, हर जगह क्या था? चीन का ही कब्जा था। तो उसी समय जो ये जो चीन है यहाँ पे, हालांकि चीन हमारा पड़ोसी था ही नहीं, ये था तिब्बत। तिब्बत से हमारा बहुत मधुर संबंध था, लेकिन चीन ने इसको क्या किया? अधिग्रहण कर दिया। तो इसी को जो चीन का जो नीति है ना, ये था पाम एंड उंगली की नीति, ठीक है। पाम, हथेली और उंगली, पाम नहीं लिखेंगे, हथेली लिख देते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश वाले, हिंदी वाले ना, हथेली और उंगली की नीति, उंगली, ठीक है। तो जैसे हथेली उसके लिए था तिब्बत, जिसको कि वो क्या कर लिया है, तिब्बत था हथेली। और हथेली के बाद क्या? 5 तो 5 और प्रांत है जिसको क्या करेगा? हड़पेगा। 5 और जो प्रांत है, 5 और प्रांत है जिसपे वो क्या करता है? अपना कब्जा बताता है कि इसको अभी और हम लेंगे। जैसे ये था, ये हथेली, ठीक है। और हथेली के आगे क्या है? इस तरीके से फिंगर होता है ना, तो 5 चीज़ अभी और लेगा उस, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि यहाँ कहाँ गया जी मैप? ये जैसे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कहाँ? थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ भी देखना जरूरी है, ठीक है। बांग्लादेश ना, बांग्लादेश तो और एकदम प्रो पाकिस्तान होते जा रहा है। अब मिलेगा भी तो हम लोग ना मिलेंगे, हम लोग नहीं, हम लोग कोई वैसा काम नहीं करेंगे जो किसी और का सोवरेनिटी का, इंडिया का मैप, ठीक है, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। सीधे 5 अब बनाएगा कौन? इसलिए देखिए, ये वाला तिब्बत था, इसको क्या किया है?
अधिग्रहण कर लिया है। अब ये देखिए अरुणाचल प्रदेश पे अपना कब्जा बनाता है, एक फिंगर हो गया, ठीक है। वेस्ट, यहाँ वेस्ट से ईस्ट ये पूरा बोलता है कि मेरा ही है, ये पूरा मेरा ही है। वह सब जगह कहता है कि हम कब्जा करेंगे। जो 1962 में ये कब्जा लिया सियाचिन के नाम पे, तो किस पे दावा करता है? लद्दाख पे करता है। यहीं से शुरू करते हैं, लद्दाख पे करता है, ठीक है। कहता है पूरा लद्दाख मेरा है, हम ले जाएंगे, ठीक है, लद्दाख। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो सम रीजन है उस पर दावा करता है, उत्तराखंड वाला और हिमाचल प्रदेश का जो सटा वाला रीजन है इस पे दावा करता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया? सिक्किम, नेपाल से दिख नहीं रहा, सिक्किम पे दावा करता है। पूरा भूटान कहता है कि मेरा ही है। और किसको कहता है? अरुणाचल कहता है सबको कब्जाएंगे, पांचों को क्या करेंगे? कब्जा करेंगे। तब बनेगा अखंड चाइना। तब क्या बनेगा? अखंड चाइना बनेगा, ठीक है। यही है चाइना का जो अग्रेसन जो नीति है। हाँ, वो धीरे धीरे सब वही कह रहा है कि अगर आपको ये कब्जाना है तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बांग्लादेश की। अगर आपको कब्जाना है ना तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बांग्लादेश की। तो यूनूस सरकार जाके वहाँ पे बोल के आया, फिर भारत से क्या हो गया? मनमुटाव। भारत इतना सहयोग करा, भारत नहीं जानता चिकन नेक वाली बात, तुमको फ्री में सब कुछ दे का है, लग रहा है यही ले दे रहा है। अब फिर तुम क्या कर रहे हो? अपना यही हाल किया यूक्रेन वाला, यूक्रेन रसिया को थ्रेट था ना यूक्रेन तक अगर नाटो आ जाएगा तो रसिया को, नाटो का आ जाना मतलब अमेरिका का आ जाना, और रसिया और अमेरिका दुश्मन है। जैसे हम और चाइना, ऑफिशियली भारत का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो 2-3 कंट्री का नाम है जिसको हम दुश्मन में रख सकते हैं। जिसके लिए भारत क्या करता है? हथियार खरीदता है। जिसके लिए भारत क्या किया? परमाणु बना के रखा है। तो दोस्त के लिए थोड़ी बनाया था। हम लोग बोले भले ही ना, लेकिन चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। कभी एक समय पे पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब पाकिस्तान खुद भिखमंगा हो गया है, अब नहीं लड़ेगा। तो हमारे लिए पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा थ्रेट कौन है? चाइना है, ठीक है। तो हाँ, ऑफिशियली कोई दुश्मन नहीं है, ये सब याद रखिएगा, सब आप लोग का काम आएगा, ठीक है। आज के लिए यहीं छोड़ देते हैं। जो होमवर्क दिए थे जलवायु वाला उसको लिख के लाइएगा। देखिए आप लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, और कम से कम क्या करेंगे? कम से कम आज जितना लिखवा है वो याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ, होमवर्क पिछले बार क्लाइमेट चेंज वाला दिए थे ना आप लोग को, क्वेश्चन लिखने के लिए दिए थे क्लाइमेट चेंज पे, बोले भी थे कि सबके कॉपी में रहना चाहिए। वो वाला काम थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पे कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बीच में गिर गया था, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ।